and string data type. Okay, so this is supposed to be I think lecture number 4, जिसके अंदर हम अब जो है बात करेंगे डेटा टाइप्स के ऊपर एंड स्ट्रिंग्स के ऊपर. बाय द वे जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स हैं अगर किसी के मिस हुए तो एज यू नो कि आई हैव अ हैबिट ऑफ रिकॉर्डिंग माय लेक्चर्स. ठीक है, तो वो ठीक है, सो आई हैव अ हैबिट ऑफ रिकॉर्डिंग माय लेक्चर्स. तो होपफुली ये लिंक्स टाइमली मैं शेयर करता रहूंगा ताकि आपको अगर किसी को वो लेक्चर सुनना है तो वो यूट्यूब पे पड़ा होता है, यू कैन इजिली चेक इट आउट. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं लैपटॉप पे, मैंने लिंक्स शेयर कर दिए थे. लास्ट 3 क्लासेस के 3 लेक्चर्स हमने लिए थे लास्ट वीक के, तो ये भी सेकंड वीक है, उसके अंदर चौथा लेक्चर हमारे पास आ गया. सो आज बेसिकली जो हमें डिस्कस करना है दैट्स डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग्स. इन 2 मेजर टॉपिक्स के ऊपर हमें बात करनी है, बहुत सिंपल सी, बहुत क्विकली, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी शुड ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ. ठीक है, तो इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, सिंपल सी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन, हमने उसको डिस्कस करना है. Okay, so let's start with data types. What do we exactly mean by data types inside Python? Okay, तो Python में जब हम data types की बात करते हैं, similar to every other programming language, data types का बेसिक मकसद यही है कि जब आप सिस्टम में डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो आपने सिस्टम को बताना है कि ये डेटा की टाइप क्या है. ठीक है, ये जानना सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप एक नंबर सेव कर रहे हैं तो सिस्टम को ये पता होना लाजमी है कि ये एक नंबर है और इसका मुझे फिर मेमोरी एलोकेशन किस तरह करनी है और इस नंबर को फिर मैंने प्रोसेस किस तरह करना है. डेटा टाइप्स का 2 मकसद आते हैं हमारे पास. दे अलाउ अस टू अंडरस्टैंड कि ये डेटा की टाइप क्या है, उसका मकसद 2 चीजें, मेमोरी एलोकेशन एंड देन हाउ प्रोसेसर हैंडल्स दैट डेटा. फॉर एग्जाम्पल, मैं इंटीजर कर रहा हूं तो इंटीजर के लिए इंटीजर के हिसाब से मेमोरी स्पेस एलोकेट होगी और प्रोसेसर उसको एक नंबर फॉर्म में डील करेगा ताकि उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कर सकूं. लेकिन सिमिलरली अगर मैं स्ट्रिंग सेव कर रहा हूं तो नाउ स्ट्रिंग कंसीडर्स एज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स. अब उसकी मेमोरी एलोकेशन दूसरी तरीके से होती है. हर कैरेक्टर अलग मेमोरी स्पेस लेता है. ठीक है, हर कैरेक्टर अलग मेमोरी स्पेस लेता है. उस हिसाब से जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी उतना ज्यादा उसका स्पेस मेमोरी एलोकेट होता है. नंबर एक स्पेस एलोकेट होगा, एक बॉक्स मेमोरी में एलोकेट होगा. स्ट्रिंग के लिए एवरी कैरेक्टर अलग अलग लेगा, तो जितनी बड़ी स्ट्रिंग उतनी ज्यादा उसका स्पेस. हेंस दोनों की मेमोरी मैनेजमेंट कंप्लीटली डिफरेंट हो गई. देन स्ट्रिंग के ऊपर सिस्टम प्रोसेसर उसको एज अ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स अल्फा न्यूमेरिक के तौर पर उठाएगा. उसकी प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, ऑपरेशंस कंप्लीटली डिफरेंट एज कंपेयर टू इंटीजर. तो ये तभी उसको पता चलेगा जब हम उसको बताएंगे कि भैया ये जो डेटा टाइप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो डेटा टाइप है ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये डेसिमल फ्लोट वैल्यू है. हमें पता है कि जब हम फ्लोट को सेव करते हैं तो डेसिमल से पहले वैल्यू और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, 2 अलग अलग वैल्यूज मेमोरी में 2 अलग अलग जगहों पे सेव होती है. बोथ दीज वैल्यूज आर सेव्ड सेपरेटली एट 2 डिफरेंट लोकेशंस इनसाइड द मेमोरी. ओके, डेसिमल की वैल्यू एक जगह पे सिंगल वैल्यू होती है लेकिन एक जगह पे मेमोरी में स्टोर नहीं होती, 2 मुख्तलिफ जगहों पे स्टोर होती है. और तभी प्रोसेसर उसको डील करता है कि यार ये डेसिमल फ्लोट है तो इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, समथिंग बिफोर द डेसिमल, समथिंग आफ्टर द डेसिमल. तो मेमोरी को बताना कितनी जगह रिजर्व करनी है, कैसे रिजर्व करनी है, प्रोसेसर को बताना कि ये डेटा क्या है और उसको कैसे हैंडल करना है. इसीलिए डेटा टाइप्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट. ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही कॉन्सेप्ट है. बाय द वे ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ पाइथन स्पेसिफिक नहीं है. जावा आपने पढ़ी, उसमें भी कॉन्सेप्ट डेटा टाइप का इंटीजर, फ्लोट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट है. ये बताने का मकसद यही है कि ये इंटीजर है, मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, प्रोसेसर कैसे हैंडल करेगा. ये कैरेक्टर है, मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, कितनी होगी और कैसे हैंडल करेगा, वगैरह वगैरह. चाहे आप सी शार्प में जाएं, चाहे ASP.NET में जाएं, चाहे जावा में जाएं, पाइथन में जाएं, जावास्क्रिप्ट में जाएं, PHP में जाएं, Node.js में जाएं, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू टेक, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है डेटा टाइप्स का. ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक डेटा टाइप्स आते हैं वो इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स पाइथन के अंदर एक आता है. इसी तरीके से लिस्ट आते हैं, ट्यूपल्स आते हैं, रेंज आती है. इसी तरीके से डिक्शनरी आता है, सेट आते हैं, फोर सेट आते हैं, बुलियंस आते हैं, बाइट्स, एरेज आते हैं. These are different types of data that represents. Now, in last week we discussed कि पाइथन में एक्चुअली हमें ये डिक्लेयर करने की नौबत नहीं आती, हमें एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं पड़ती दैट इन पाइथन व्हाट टाइप ऑफ डेटा आई एम यूजिंग. ठीक है, ये सबसे बड़ा आसानी एडवांटेज हमारे पास हो जाती है.
पहली चीज, एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस विद इन पाइथन वी डोंट नीड टू प्रोवाइड डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली। मीन्स इफ यू आर कमिंग फ्रॉम जावा और C++, जावा में मुझे बताना पड़ेगा कि भाईजान ये इंटीजर का डेटा टाइप है तो int लिखना पड़ेगा, int x इज इक्वल टू 10 लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग है तो कैपिटल S के साथ स्ट्रिंग बतानी पड़ेगी कि भाई ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके अंदर स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आएंगे इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर, वरना जावा भाई एतराज कर देगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। पाइथन कहता है कि नहीं, जिंदगी आसान करते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल नेम देना है और उसकी वैल्यू देनी है। तो जो वैल्यू आप दोगे मैं उसके हिसाब से इम्प्लिसिटली खुद ब खुद इंटरनली ऑटोमेटिकली उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दूंगा। तो इसीलिए ये पूरी लिस्ट है हमने एक साथ ठोक दी कि यार ये टाइप्स ऑफ डेटा है, अब इसको हम डायरेक्टली डील नहीं करते। दैट मेक्स पाइथन टू अ सर्टेन एक्सटेंट लॉट इजियर टू वर्क विद, बिकॉज इनिशियली जितने भी डेवलपर्स हैं ना जावा के अंदर, वो डेटा टाइप्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वहीं पे एरर ज्यादा आते हैं। पाइथन के अंदर हमारे पास बेसिकली न्यूमेरिक डेटा टाइप आ जाती है। न्यूमेरिक डेटा टाइप का मतलब ये इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। हमारे पास सीक्वेंस टाइप्स आ जाती हैं जिसके अंदर लिस्ट, ट्यूपल्स, रेंज आ जाती हैं। इसी तरह मैपिंग टाइप्स में आता है डिक्शनरी टाइप की डेटा। ठीक है, डोंट वरी, ये डेटा टाइप्स हम तफसीलन पूरे अलग अलग चैप्टर्स हैं पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिक्स थोड़ा सा इजी है, लास्ट वीक हमने पढ़ा था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इंटीजर फ्लोट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसके ऊपर क्विकली स्किप होगा। सेट्स और मैपिंग्स ये वो चीजें हैं जिनको हम तफसील से पढ़ेंगे, ये पाइथन की बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। ठीक है, सेट्स हो गया, ट्यूपल्स हो गया, डिक्शनरीज हो गई, एरेज हो गए। सेट्स के ऊपर अलग चैप्टर है, ट्यूपल्स के ऊपर अलग चैप्टर है, डिक्शनरी के ऊपर अलग चैप्टर है, एरेज के ऊपर अलग चैप्टर है। सो नेक्स्ट कमिंग वीक्स में ये चैप्टर्स हम तफसील से डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पाइथन। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमारे पास बुलियन आ गया। वी ऑल नो व्हाट बुलियन डेटा टाइप इज। ठीक है, बुलियन के अंदर सिर्फ 0 या 1 वैल्यू आती है, सिंगल बिट वैल्यू कहलाती है, आइदर इट होल्ड्स ट्रू और इट होल्ड्स फॉल्स, बस। ठीक है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप एज वेल। उमूमन बुलियन को हम बड़ा हल्का लेते हैं, लेकिन एवरी एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल जब हम इफ की एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो हमें पता है कि इफ ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज कंडीशन आती है, उस कंडीशन का जो आउटपुट आता है हमेशा बुलियन में आता है। वो जो आउटपुट है वो सिस्टम में सेव होता है, तो सिस्टम को बताने के लिए कि यार ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका जवाब जो ट्रू आएगा ये लफ्जी ट्रू नहीं, ये एक्चुअली बुलियन वैल्यू है। तो जब तक वो डेटा टाइप सिस्टम के प्रोसेसर को नहीं पता होगा, वो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट ही नहीं कर पाएगा। तो ये एक्चुअली बुलियन हमसे ज्यादा इंटरनली कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। एवरी टाइम वी यूज एन रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इसका जो जवाब आता है वो हमेशा एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रू या फॉल्स में आता है, और वो ट्रू एंड फॉल्स सिस्टम को पता होना चाहिए। तो इसीलिए बुलियन डेटा टाइप एक्चुअली सिस्टम ज्यादा यूज करता है बनिस्बत हमारे। अगर वो सिस्टम में बुलियन डेटा टाइप ना होगी तो उसको पता नहीं चलेगा कि 5 इज ग्रेटर देन 2 जो है उसकी वैल्यू मैं ट्रू रखूं, फॉल्स रखूं, क्या रखूं। तो अगर ट्रू रख रहा हूं तो ट्रू का क्या मतलब हुआ, बात समझ आई? तो फॉर दैट रीजन बुलियन अगेन इज यूज्ड इंटरनली अ लॉट बाय सिस्टम एंड वी कैन आल्सो यूज इट फॉर आवर ओन वेरिएबल सेक एज वेल। More about that when we start to discuss relational operators and if else conditions and for loops. लूपिंग के अंदर भी कंडीशनल स्टेटमेंट आती है, इफ एल्स के अंदर भी कंडीशनल स्टेटमेंट आती है, बैकएंड पे बूलियन में इसका रिप्लाई आ रहा होता है, तो बूलियन को हम फिर वहां पे ज्यादा डिस्कस करेंगे। एनीवे, सो गेटिंग ऑन फॉरवर्ड, डेटा टाइप। अब क्योंकि हमारे पास प्रोग्रामिंग पाइथन के अंदर, स्पेसिफिकली पाइथन के अंदर हमने कहा कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप नहीं बताते। मैंने लफ्ज यूज किया था इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट लफ्ज का मतलब इंटरनली ऑटोमेटिकली भाईजान खुद ही बता देता है। ठीक, आपने अगर उसको नंबर दिया तो उसको भाई खुद ही इंटीजर कर देगा, आपने उसको अगर स्ट्रिंग दिया तो भाईजान खुद ही उसको स्ट्रिंग कर देगा, आपने उसको ट्रू एंड फॉल्स दिया भाईजान खुद ही उसको बुलियन कर देगा। इसीलिए पाइथन में काम करना आसान है निस्बतन, क्योंकि हमें डेटा टाइप की टेंशन लेने की नौबत नहीं आती। लेकिन वक्तन व वक्तन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जहां पे हमें यह पता करना लाजमी है कि भाई जो मैंने डेटा दिया था, तुम्हारे पास जो डेटा फाइल में तुम रीड करके आए हो, सिस्टम से आए हो या कंप्यूटर से उठाया है या डेटाबेस से उठाया है, इस डेटा की टाइप कौन सी है, क्योंकि हमने तो बताई नहीं। उसके लिए हमने फिर एक फंक्शन यूज करते हैं टाइप का। ठीक है, ये लास्ट वीक भी हमने थोड़ा सा सरसरी डिस्कस किया था, ये आगे हर दूसरे प्रोग्राम में आपके पास आता रहेगा कि जो डेटा आ रहा है उसकी टाइप कौन सी है। ये कॉमन क्वेश्चन आता है पाइथन में कि इफ आई वांट टू नो द टाइप ऑफ अ डेटा तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा फंक्शन यूज करते हैं टाइप। तो जो वेरिएबल आपने बनाया वो वेरिएबल हम इस टाइप को एज अ पैरामीटर, एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। टाइप का फंक्शन हमें बताएगा कि भाई ये इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है,
कैरेक्टर है XYZ, तो जो भी टाइप का डेटा होगा वो हमें वो डेटा टाइप रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसमें एक्चुअली जूम नहीं हो पा रहा, आई डोंट नो व्हाट। चलें, आई होप थोड़ा बहुत इसको आप इफ यू कैन रीड इट। ओके, बेसिक आइडिया अगेन इज वही जो लास्ट वीक हमने किया था, इसीलिए टेबल में दिया हुआ है। द बेसिक आइडिया इज वेरी सिंपल दैट हाउ डू वी डिक्लेयर वेरिएबल्स। ओके, सो इफ यू लुक इनटू दिस थिंग, हमारे पास अगर स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है तो एक सिंपल सा आता है कि x इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ठीक, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमारे पास हेलो वर्ल्ड। एनी स्ट्रिंग जो भी हम डिक्लेयर करेंगे डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर, उसके बाद अगर मुझे इंटीजर डिफाइन करना है तो x इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो जब हम x इज इक्वल्स टू 20 कोई भी नंबर या कोई न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं, बेसिकली उसको वो इंटीजर में कंसिडर कर देगा ऑटोमेटिकली। हम जो डिक्लेयर करेंगे हम सिंपली वेरिएबल नेम देंगे, इज इक्वल्स टू उसकी टाइप देंगे। इसी तरीके से जब हम उसके 20.5 डेसिमल नंबर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको फ्लोट कर देगा। ओके, तो पाइथन के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट अगेन वही है कि हम डेटा टाइप कहीं भी नहीं बता रहे, वो इम्प्लिसिटली कास्ट हो रही, वो सिस्टम खुद ब खुद उसकी टाइप को कंसिडर करता हुआ जा रहा है। तो स्ट्रिंग हुआ, इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, कॉम्प्लेक्स मैं अभी आगे स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं। बेसिकली एक डेटा टाइप है जिसमें हम जे कीवर्ड यूज करते हैं। जे इंडिकेट करता है कि यार ये कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, जिसमें जे एक अननोन सा फैक्टर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जैसे मैथमेटिक्स में 2x हम करते हैं तो वो 2x क्या चीज है, फिर हम x को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो यहां पे ये कंस्टेंटली एक जे पैरामीटर आता है बस, आप और कोई नहीं यूज कर सकते, और कोई यूज करोगे तो भाईजान एतराज करेगा। तो जे से इंडिकेट करता है कि यार ये कॉम्प्लेक्स एक वेरिएबल है जिसमें 5 और जे है, फिर आगे जे को मैं प्रोग्रामेटिकली हैंडल करके सॉल्व करूंगा कि इस जे से कौन सा वेरिएबल रिजॉल्व हो रहा है। इसको हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के हिसाब से पहचाना जाता है। इसी तरह से लिस्ट बनती है। ठीक, पाइथन के अंदर हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट, इफ यू हैव स्टडीड एरेज इन जावा, इफ यू हैव स्टडीड एरेज इन जावा, सिमिलर टू दैट, लफ्ज मैंने यूज किया सिमिलर, सेम नहीं। ठीक है, जावा के अंदर प्राइमरीली हम एरेज के ऊपर फोकस रखते हैं, लेकिन और टाइप्स के डेटा जरूर मौजूद है, डेटा स्ट्रक्चर और मौजूद जरूर है, लेकिन हम प्राइमरीली एरेज को ही पढ़ते हैं जहां तक मैं उम्मीद रखता हूं। ठीक है, एरेज पढ़े होंगे सबने। पाइथन के अंदर एक्चुअली देयर आर फ्यू अदर थिंग्स एज वेल, जिसमें हमारे पास लिस्ट एक आ जाती है। इट हैज द सेम सिंटैक्स एज स्क्वायर ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कोटेशंस, इन्वर्टेड कोटेशंस में डेटा टाइप आ जाता है। अस्तगफुरुल्लाह। ठीक है, इसी तरीके से सेट्स आ जाते हैं और टाइप ऑफ डेटा आ जाता है। एज अ सेट, सेट्स, लिस्ट, एरेज, इन तमाम डेटा टाइप्स के ऊपर मैं तफसीलन आगे बात करता रहूंगा। इसी तरीके से इस तमाम डेटा टाइप्स के बारे में मालूम करना है कि यार ये कौन सी टाइप ऑफ डेटा है, तो हमने टाइप का फंक्शन यूज करना है। एक टाइप का फंक्शन तमाम के तमाम के बारे में हमें बता के दे देगा। ठीक है, तो जब हम टाइप यूज करेंगे तो हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली बताना चाह रहे हो कि नहीं यार ये जो डेटा मैं बना रहा हूं ना, इसको हर हाल में तुमने स्ट्रिंग के तौर पे कंसिडर करना ही करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन यूज होता है, यूज डेटा टाइप से रेलेवेंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप जबरदस्ती उसको बता रहे हो कि भाई मुझे स्ट्रिंग ही बनानी है, तो हम str का एक फंक्शन यूज करते हैं उसी टाइप के नाम से। ये बहुत कम होता है, एटलीस्ट जितने एग्जांपल्स थोड़े बहुत हमने किए हैं, बट ये एक फीचर जरूर मौजूद है, और ये समटाइम्स एमसीक्यूज में, इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस के अंदर ये चीजें आ जाती हैं कि हाउ डू वी एक्सप्लिसिटली डिफाइन अ डेटा टू बी स्ट्रिंग इन पाइथन। अब हम तो पढ़कर आए यार, जावा के अंदर स्ट्रिंग बनाने के लिए एस कैपिटल डेटा टाइप शुरू में लिखते हैं। दूसरा, हम पढ़कर आए कि इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए INT लिखना पड़ता है। अब अगर मैं कहूं कि यार नहीं, इंप्लिसिट नहीं, इंप्लिसिट लफ्ज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, एक्सप्लिसिट एक्सटर्नली जबरदस्ती अलग से बताना। ठीक है, तो इंटीजर x इज इक्वल्स टू 10 एक्सप्लिसिटली हुआ, x इज इक्वल्स टू 10 पाइथन ने खुद ही इंटीजर कर दिया, ये इंप्लिसिट हुआ। तो क्वेश्चन नाउ इज अगेन, मैं मिड टर्म में पूछ सकता हूं, आगे प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज में, कोडिंग एग्जांपल्स में मुख्तलिफ जगहों पे पूछे जाते हैं कि हाउ डू वी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर अ डेटा टाइप इन पाइथन। ठीक, उसके लिए फिर हमारे पास ये फंक्शंस आ जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक्सप्लिसिटली डेटा को स्ट्रिंग करके डिक्लेयर करना है तो मैं str यूज करूंगा फॉर स्ट्रिंग। इफ आई हैव टू डिक्लेयर इट एज एन इंटीजर तो int ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज और उसको वैल्यू इंटीजर दूंगा। दिस विल एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर अ डेटा टाइप टू बी ऑफ टाइप इंटीजर। इसी तरह से फ्लोट, तो वो फ्लोट डिक्लेयर कर देगा। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स, तो वो कॉम्प्लेक्स कर देगा। इसी तरह से लिस्ट, तो वो लिस्ट बनाएगा
ट्यूपल तो वो ट्यूपल बनाएगा, रेंज तो रेंज क्रिएट करेगा XYZ। तो जो भी डेटा टाइप्स, अब अगेन एज आई सेड, ये वो डेटा टाइप्स हैं जो हम आगे यूज करेंगे, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, रेंज वगैरह वगैरह। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दैट, बट रिमेंबर कि यस पाइथन में ये सारी चीजें हैं। मैंने कहा ये अलग अलग पूरे चैप्टर्स हैं, हमने आगे इनके ऊपर तफसीलात पे बात करेंगे। बुलियन हो गया तो बुलियन 5 को बता दिया, बाइट हो गया, बाइट एरे हो गया, वगैरह वगैरह। ये वो डेटा टाइप्स हैं जो इनको अगर आपने एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना है तो इनके नाम के साथ ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं, हमने वो फंक्शंस यूज करेंगे। तो डू रिमेंबर दैट दे एग्जिस्ट। यूजेबिलिटी कम है, मोस्टली इंटरव्यू में एमसीक्यूज में चीजें आ जाती हैं, क्योंकि ये वो चीज है जिसको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं इस वजह से कि यार पाइथन तो खुद ही कर रहा है, तो जो चीज खुद ही करता है ना, फिर उस पर ज्यादा टेंशन लेने की नौबत नहीं आती। इसीलिए टाइप मैंने पहले भी डिस्कस किया, टाइप को याद रखोगे यार, टाइप का एक फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं डेटा टाइप मालूम करने के लिए। फिर अब अगर एक्सप्लिसिटली करना है तो इसका तरीका मुख्तलिफ हो गया। अब मुझे एक फंक्शन कॉल करना होगा उस डेटा टाइप का और उसमें वैल्यू डालनी होगी, ठीक है। उस फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें वैल्यू डालेंगे। अगर स्ट्रिंग बनाना है तो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग फंक्शन नहीं, str करके फंक्शन है। इंटीजर का int, फ्लोट का फ्लोट, कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स, फिर लिस्ट, ट्यूपल, एरे, डिक्शनरी, रेंज, इनके अपने अपने फंक्शन बने हुए जिसमें डेटा टाइप्स हमारे पास जारी होती है, ठीक है। चलें, इसी तरीके से लेट्स टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट नंबर्स नाउ। इंटीजर के हिसाब से लेट्स टॉक मोर अबाउट नंबर्स एंड हाउ डू वी हैंडल विद दैट, ठीक। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप के नंबर्स इन पाइथन, इंटीजर, फ्लोट और हमारे पास कॉम्प्लेक्स। ये 3 कॉमन आते हैं। बाइट मौजूद है, बाइट वगैरह पर एज अ सेट कॉमनली हम ये 3 पे जाते हैं। जो भी डेटा आप डिक्लेयर करोगे भाईजान इंटीजर हो जाएगा, डेसिमल होगा तो फ्लोट हो जाएगा, शहजादे के साथ जे लगा दिया तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अगेन क्योंकि हम डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं कर रहे, इंटरनली हो रहा है, वेरी गुड। लेकिन उस भाई ने ना फिर उसको एक मसले को हल करने के लिए ना 2-3 मसले और खड़े कर दिए। 2-3 मसले कौन से कि आप डेटा टाइप पता नहीं कौन सी है तो एक टाइप का फंक्शन इजाद कर दिया। फिर अगर एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना है तो डेटा टाइप की जगह पे एक और फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो एक वो इंटीजर हटाने के चक्कर में उसने 2 चीजें और डाल दी। बहरहाल, सो व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल एनी नंबर फॉर्म, यू जस्ट सिंपली डिक्लेयर इंटीजर x, x इज इक्वल्स टू एनी वैल्यू। नंबर दोगे तो ऑटोमेटिकली इंटीजर हो जाएगा, डेसिमल दोगे तो ऑटोमेटिकली फ्लोट हो जाएगा, अगर उसको जे लगा दोगे भाई के साथ तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगेन डू नॉट कंफ्यूज कॉम्प्लेक्स विथ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम ई का एक एब्रीविएशन यूज करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में ई आती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये वो वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये वो वाला कॉम्प्लेक्स है जब हम इक्वेशंस में लिखते हैं ना 2a + 2b + 2c, तो वो जो 2a है वो a क्या चीज है, वो 2a कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, 2b कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, c जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। बात समझ आई? वो अननोन वेरिएबल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हुए। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर डिक्लेयर करने के लिए हर हाल में मुझे जे ही यूज करना है। फिलहाल ये शर्त भाईजान ने लगा दी। अगर मैंने यहाँ पे 2a लिख दिया तो भाईजान एतराज करेगा कि यार ये 2a क्या चीज है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डिक्शनरी में मेरे पास नहीं आता। समझ में आई? तो एवरी टाइम यू नीड टू डिक्लेयर अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, you need to use 2j. Why complex numbers are important? Because मैंने कहा पाइथन दुनिया में हर जगह इस्तेमाल हो रही है और मैथमेटिक्स में तो भाईजान आतंक मचाया हुआ है, ठीक है। तो जितने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं हम पाइथन के साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके। देन टॉकिंग मोर अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली वही जे के साथ लिखे जाते हैं। इसकी जो रोटेशन आती है x + 3.5j, 5j - 5j, every time you write this it's indicating j जहां पर आएगा वो इंडिकेट करेगा कि यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम कर रहे हो, सिंपल एज दैट, ठीक है। वी विल बी डूइंग सम एग्जांपल्स लेटर ऑन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मैथमेटिकल कुछ सॉल्यूशंस पे जाएंगे, तो उस पे फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थोड़ा सा यूजेस को और अंडरस्टैंड करेंगे कि यार अब इस जे को मुझे फिर कैसे मैं इवेल्युएट करूं, इसके हम कैसे एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करें, ठीक है। अगेन जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर डिक्लेयर करके इसकी टाइप मालूम करोगे तो हमेशा हमें क्लास कॉम्प्लेक्स करके बताएगा कि भाईजान ये जो है क्लास कॉम्प्लेक्स है। तो इंटीजर आसान है, जिंदगी भर हमने किया हुआ है, फ्लोट आसान है, जिंदगी भर किया हुआ है, इसीलिए उसकी ज्यादा बात नहीं की। कॉम्प्लेक्स नंबर पाइथन में शायद फर्स्ट टाइम हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। जावा के अंदर एक्सपोनेंशियल नोटेशन की एक ऑप्शन आ जाता है, बट दैट्स अगेन फिर इन मैथ क्लास के थ्रू यूज कर रहे होते हैं। यहां भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो ई आ रहा है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, सो डू नॉट कंफ्यूज इट विद दैट। ई हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स नोटेशन के, उसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन में वो अलग चीज है,
ठीक है, ये सिर्फ उस नंबर जो वेरिएबल है उसके हिसाब से हमारे पास आया था। इसी तरीके से अब आ जाता है रैंडम नंबर पे। ये इसीलिए क्योंकि कुछ एग्जांपल्स जो लैब में है वो रैंडम नंबर को इस्तेमाल कर रहे हैं और नंबर्स के हिसाब से ये एक फंक्शन कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। रैंडम नंबर पाइथन जावा में कभी निकाला है, यूज किया है? कैसे? चले, कौन सी क्लास? क्या मतलब अलग अपनी नहीं बनाते, बनी हुई क्लास है? हाँ, कौन सी क्लास? रैंडम क्लास। कौन से पैकेज में? मैथ डॉट यूटिल के मैथ डॉट रैंडम करके एक फंक्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, मैथ का एम कैपिटल जो क्लास नेम था और डॉट रैंडम उसका एक फंक्शन आ जाता है। ठीक है, यूटिल पैकेज है हमारे पास जावा में, उसके अंदर भी एक फंक्शन आता है, इसके तहत हम काम कर रहे होते हैं। 99% मैथ, क्योंकि वो स्टैटिक क्लास है, उसका रैंडम स्टैटिक मेथड है मैथ क्लास का, तो हम मैथ डॉट रैंडम यूज करते हैं जो रैंडम नंबर जनरेट करता है 0 और 1 के दरमियान में। दुनिया की हर लैंग्वेज में मौजूद है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, तो पाइथन के अंदर भी मौजूद है, बड़ा काम में आता है रैंडम नंबर एक्चुअली, इनिशियली कुछ काफी सारे एग्जांपल्स वगैरह के हिसाब से। तो ये रैंडम नंबर है। पाइथन के अंदर रैंडम नंबर इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपने मॉड्यूल एक है रैंडम का, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मॉड्यूल की लास्ट वीक हमने बात की थी कि पाइथन हैज अबंडेंस ऑफ मॉड्यूल्स। पाइथन की स्ट्रेंथ ही उसके मॉड्यूल्स हैं। जिंदगी में जो चीज आप करना चाह रहे हो इस वक्त कंप्यूटर डिजिटल रिलेटेड, ठीक है, प्रोग्रामेटिकली पाइथन लैंग्वेज वहां पे है और पाइथन के वहां पे मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, इमेज डिटेक्ट करनी है, इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, वीडियो बनानी है, ऑडियो बनानी है, ऑटोमेशन करनी है, एक्सेल के ऊपर काम करना है, डेटा साइंस के ऊपर करना है, कंप्यूटर विजन के ऊपर करना है, फेस रिकग्निशन पे काम करना है। जो चीज आप इस टाइम सोच सकते हो पाइथन के थ्रू वो हो सकती है और पाइथन में कोई ना कोई मॉड्यूल होगा जिसके तहत वो चीज हो रही है। ठीक है, और बहुत सारे मॉड्यूल्स पे हम वक्तन वक्तन काम करने का इरादा किया हुआ था, 4 हफ्ते ऑलरेडी माइनस हो गए, फिर भी कुछ एग्जांपल्स हम जरूर करेंगे। मींस थोड़ी सी चीजें हम स्पीड अप करते आएंगे। जैसे अभी ये स्लाइड्स थी, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बीच में से हटा दिए ताकि ये 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया कि हम वी ट्राई टू डू एज मच एज वी कैन। एक मॉड्यूल है रैंडम का, इसके अंदर एक फंक्शन आता है हमारे पास रैंडम का, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए रैंडम नंबर अचीव करते हैं। कैसे? हम सिंपली इंपोर्ट रैंडम करेंगे, फंक्शन हमारे पास ये मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, देन वी विल डू रैंडम, इसी को हमने कॉल किया क्लास को डॉट रैंड रेंज। ओके, RAND रेंज, और रेंज बता दी कि यार 1 से लेके 10 के दरमियान में रैंडम नंबर जनरेट करके दो। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे दिस विल जनरेट अ रैंडम नंबर फॉर अस, सिंपल एज दैट, 1 से 10 के अंदर। ठीक है, बस ये क्यों याद रखो, क्योंकि लैब में एक्चुअली हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स करनी भी है। तो रैंडम नंबर है, बहुत कॉमन सा रेंज दी। जावा के अंदर एक्चुअली जब रैंडम नंबर जनरेट होता है तो टेक्निकली वो 0 और 1 के दरमियान में जनरेट होता है। ओके, फिर उसको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, यूजुअली प्लस करते हैं 5 के साथ, तो फिर 0 और 5 के दरमियान में रेंज आती है, फिर मल्टीप्लाई और इसको एक फॉर्मूला लगाते हैं इसके तहत मुझे मखसूस गिवन रेंज के अंदर चाहिए। अगर 5 से 10 के दरमियान में चाहिए तो +5 और फिर कुछ तरह से इक्वेशन लिखी जाती है। यहां पे सिंपली 1 10 मींस 1 और 10 के दरमियान में मुझे कोई भी एक सीधा सीधा रैंडम नंबर जनरेट करके दे दो, इट विल जनरेट द रैंडम नंबर। तो ये पहला मॉड्यूल था जो हमने यूज किया रैंडम का। इस तरह आगे और बहुत सारे मॉड्यूल्स आते रहेंगे एग्जांपल्स के अंदर। ठीक है, कास्टिंग, in all of these data types, one of the most fundamentally important concept that you still have to understand is casting. Again, casting is a concept that is used in every single programming language, so it's not specific to Python. How we do it in Python, that's specific to it. Java के अंदर कास्टिंग करने के लिए मैं डेटा टाइप ब्रैकेट्स में पहले लिखता था, फिर वैल्यू लिखता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग 65 लिख दिया, इन्वर्टेड कोटेशन में 65, आगे ब्रैकेट्स में INT लिख के मैं इंटीजर में पास करूंगा, तो वो स्ट्रिंग को इंटीजर में कास्ट करके दे देता था। कास्टिंग जावा में इस तरह होती थी, हम डेटा टाइप जो ओरिजिनल डेटा टाइप है उसको ब्रैकेट्स में डेटा से पहले लिखते थे। पाइथन के अंदर हमारे पास जो तरीका है वो सिंपली फंक्शंस का है। तो पाइथन के अंदर भाईजान ने एक और फंक्शन ऑलरेडी प्री मेड बना के रखा हुआ। ठीक है, इस फंक्शन का नाम है हमारे पास इंटीजर, वो उसको कास्ट कर देगा। अब नाउ इफ यू रिमेंबर, ये इंटीजर वही फंक्शन है जो अभी हम पिछली स्लाइड्स में डेटा टाइप डिक्लेरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही फंक्शन को वो कास्टिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो जो डेटा को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन था, एक्चुअली वही फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही नेम के साथ,
वहां एक्सप्लिसिटली कास्ट हो रहा है वही चीज, और उसी को हम यूज कर रहे हैं यहां पे कास्टिंग के लिए भी। तो अगर मुझे किसी भी डेटा को कास्ट करना है, एक डेटा को दूसरे डेटा के अंदर, हम कास्टिंग करते हैं। स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर, इंटीजर को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, फ्लोट को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, फ्लोट को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, व्हाटएवर जो भी हम करना चाहें। द बेसिक आइडिया ऑफ कास्टिंग इज वी कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर। एक डेटा को दूसरे में तब्दील करना क्यों जरूरी है? अगेन डेटा की मैंने शुरू में बताया था कि जब भी हम डेटा बताते हैं तो कंप्यूटर को डेटा टाइप बताने के लिए दो वजूहात चाहिए, ताकि मेमोरी एलोकेट कर सके और प्रोसेसर डेटा को कैसे हैंडल करे। दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट एक बैक लॉजिक है। तो ये जो बैक लॉजिक है, इसको फिर अगर आपने स्ट्रिंग कर दिया, अब स्ट्रिंग की डेटा टाइप अलग हो गई। स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग इज अ कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग इज अ जॉइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स। हेलो प्लस वर्ल्ड, दो स्ट्रिंग किया तो हेलो वर्ल्ड बन जाएगा। 2 + 2 4 बन जाएगा। वो मैथमेटिकल हुआ, ये स्ट्रिंग हुआ। दोनों के ऑपरेशन डिफरेंट। क्यों ऑपरेशन डिफरेंट? क्योंकि दोनों की डेटा की टाइप अलग अलग है। 2 + हेलो किया तो 2 हेलो हो जाएगा। दो स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में प्लस माइनस नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर को ये पता है कि सारी चीजें हमें करनी है। इसीलिए डेटा की टाइप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सब चीजें इंटरनली हैंडल होती हैं। कास्टिंग का मकसद ये होता है कि अगर आप इंटरनली हो भी क्या चलें, गलती से स्ट्रिंग को मैंने इंटीजर कर दिया, इंटीजर को स्ट्रिंग कर दिया, फ्लोट को इंटीजर कर दिया, इंटीजर को फ्लोट कर दिया, कोई मसला नहीं है। आगे प्रोग्रामिंग में मैं उसकी टाइप को तब्दील कर सकता हूं। ठीक है, तो वो ईमान बदलने के लिए हमें उसके फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा कि भाईजान ये इनिशियली हुआ था इंटीजर में, अब इसको ना फिक्का चेंज करके स्ट्रिंग में कर दो। तो वो जो हम तब्दीली ला रहे हैं ना, उसके लिए फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो उस फंक्शन को हम उसकी टाइप के साथ ही पहचानते हैं। ये वही फंक्शन है जो पहले हमने पढ़कर आया स्लाइड में, डेटा को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने के लिए। तो इंटीजर हुआ, इंटीजर के लिए वही यूज होगा। फ्लोट है तो फ्लोट के लिए वही यूज होगा। तो अगर आप फ्लोट यूज कर रहे हो 1 दोगे तो ये इंटीजर होगा, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। 2.8 ऑलरेडी फ्लोट है, फिर भी अब ये फ्लोट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, बात एक ही हो रही। इसी तरीके से अगर स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, 3.0 कर देगा। अगर मैंने स्ट्रिंग को 4.2 दिया, ये स्टिल स्ट्रिंग हुई, इसको भी 4.2 एज इंटीजर फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सो वी यूज द सेम फंक्शन फॉर कास्टिंग एज वेल। यहां तक बात क्लियर हुई? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? ठीक, ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा सा जल्दी में कुछ चीजें चली गई हैं, लेकिन होपफुली बात समझ में आई। अगर डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो शुड नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम। ना जो डेफिनेशन आती है हमारे पास, भाई का क्वेश्चन ये था कि हर चीज की क्लास बनी हुई है, डेटा टाइप्स की भी एक्चुअली क्लास बनी हुई है, उसके क्लासेस के हिसाब से फंक्शंस बने हुए हैं। तो पाइथन के अंदर भी बैकएंड पे, क्योंकि हजरत अंग्रेज ने तो बना के रखी है ना मॉड्यूल्स वॉड्यूल सारे, तो मॉड्यूल्स का भी मतलब ये कि उसने क्लासेस बना के रखी है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हुई नहीं हुई? 100%। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आगे हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे, लेकिन अब ये मेरा जाविया, अगेन डेवलपर टू डेवलपर, देयर इज एन आर्गुमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स। फॉर माय सेक आई वुड से कि नहीं, 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, उसका मकसद ये कि आपने हर चीज को इनकैप्सुलेट किया हुआ है क्लास के अंदर, और उसको यूज करने का वाहिद तरीका है कि मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊं। डेटा को मैं प्रोसेस करने के लिए फंक्शन बना के उसको अंदर रखूं, और उसकी फंक्शन को मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूं। यहां पे मैं प्रिंट कॉल कर रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट आया, यहां पे मैंने इंटीजर फंक्शन कॉल किया, इस इंटीजर के आगे कोई ऑब्जेक्ट आया, डायरेक्ट फंक्शन कॉलिंग हो रही है। ठीक है, ये फ्लोट एक्स हमने फंक्शन कॉल किया, डायरेक्ट फंक्शन कॉल किया, कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये तो फंक्शन हुआ, ऑब्जेक्ट कौन सा है? हमने तो लिखा ही नहीं, इसीलिए इसको हम प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कहते। जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाती है। क्यों? क्योंकि जावा में अगर मुझे प्रिंट भी कॉल करना है तो मैं डायरेक्टली प्रिंट मेथड लिखूंगा तो कुछ भी नहीं होगा,
उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। जहां सिस्टम क्लास है उसके अंदर आउट इनर स्टैटिक क्लास है, तो उसके में दिया गया ये स्टैटिक है, इसकी वजह से बगैर ऑब्जेक्ट बनाए मैं क्लास नेम को डायरेक्ट पुकार रहा हूं। फिर डॉट प्रिंट मेथड दिया हुआ है, प्रिंट मेथड भी स्टैटिक मेथड है जिसकी वजह से मैं क्लास नेम्स के थ्रू डायरेक्ट उसको यूज कर रहा हूं। वो जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं वो क्लास का हम ऑब्जेक्ट उसके क्लास के नेम से रेफर कर रहे हैं, ठीक। इसीलिए और अगर आप अपने ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आपको हर हाल में क्लास लिखनी पड़ेगी, क्लास के अंदर आपने फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उस फंक्शन को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो आप यूज कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। वरना फिर इसको या तो स्टैटिक डिक्लेयर करो, अगर स्टैटिक कर भी दिया तब भी क्लास का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। ये जावा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूल्स की डेफिनेशन आती है, यहां पे वो चीज नहीं है। इसीलिए मेरी जाविये में ये भाईजान प्योर नहीं, हम तो अभी जनरल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं। अगर ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती तो इंटीजर से पहले मुझे इंटीजर के क्लास का नाम या उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, प्रिंट से पहले उसके क्लास का नाम या ऑब्जेक्ट बना के फिर उसके ऑब्जेक्ट वेरिएबल से उसको कॉल करना पड़ता। बात समझ में आई? तो क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट नहीं बना रहे तो इसीलिए इसको हम प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के उसमें नहीं लेके जाते, ठीक है। सो अगेन दिस कंप्लीट सेक्शन 1। यहां पे वही चीज डेटा टाइप्स भाईजान खुद हैंडल करता है, लेकिन दो तीन चीजें उसमें ध्यान में रखनी है। पहली कि डेटा टाइप मालूम करने के लिए हम टाइप का फंक्शन यूज करते हैं। अगर मुझे एक्सप्लिसिटली जबरदस्ती टाइप बतानी है तो उसका फंक्शन कॉल करूंगा उसके टाइप के मुताबिक, str फॉर स्ट्रिंग, इंटीजर फॉर इंटीजर, फ्लोट फॉर फ्लोट। बाकी हम आगे और वक्तन वक्तन करते भी रहेंगे। उसके बाद हमने कहा कि रैंडम फंक्शन होता है, रैंडम भी हम कॉल कर सकते हैं। कास्टिंग करने के लिए वही फंक्शन हम दोबारा कॉल करेंगे, ठीक है। ये तीन चार चीजें बस, ये वो है कि जहन में निश्चित होनी चाहिए। आगे एग्जाम्पल्स में हम इसका वक्तन इस्तेमाल करते रहेंगे। अब थोड़ा और तफसील में स्ट्रिंग पढ़ लेते हैं, अभी तक हमने स्ट्रिंग का ज्यादा खुलासा नहीं किया, ठीक है। स्ट्रिंग अगेन इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड डन मेनी टाइम्स इन आवर प्रोग्रामिंग। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज दैट। जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए डबल कोटेशंस लाजमी है। पाइथन के अंदर डबल कोटेशंस के साथ साथ सिंगल इन्वर्टेड कोटेशंस भी अलाउड है। सो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के अंदर हम सिंगल कोटेशंस यूज करते हैं। Every time you need to declare a string, double quotations, okay, single quotations are also acceptable within Python, along with triple quotations. मैं भी ट्रिपल वाले पे आता हूं जिसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि मल्टी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स गिवन इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्वर्टेड कोटेशंस में डाल के हम किसी एक सिंगल वेरिएबल को असाइन करते हैं, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। इंटरनली स्ट्रिंग भी हमारे पास एक एरे की सूरत में सेव होती है, जहां पे एक एक कैरेक्टर एरे की सूरत में मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब आप प्रिंट हेलो लिखते हो तो ये भी एक्चुअली स्ट्रिंग आई, तो प्रोसेसर इसको भी एज अ स्ट्रिंग के तौर पे रीड करता है, ठीक है। इवन तो यहां पे हमने कुछ बताया नहीं हुआ, लेकिन जहां भी डबल इन्वर्टेड कोटेशंस आएंगी या डबल सिंगल कोटेशंस आएंगी तो वो जावा पाइथन के बैकएंड का जो कंपाइलर है वो उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के फॉर्म में यूज करेगा। तो यू कैन यूज सिंगल और डबल, लेकिन अब उसका जो कॉन्सेप्ट फिर इसीलिए अलाउ किया गया है क्योंकि अगर आपको आउटपुट के अंदर ही सिंगल या डबल कोटेशंस प्रिंट करनी है तो फिर मैं क्या करूं। तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी हैव कि अगर मुझे सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो मैं डबल कोटेशंस यूज की, लेकिन अगर स्ट्रिंग के अंदर एक सिंगल एपोस्ट्रोफी आ रही है, अब ठीक है, अब क्योंकि ये अपॉस्ट्रोफी आ रही है बिटवीन डबल कोटेशन मार्क्स, तो पाइथन इसको प्रॉपरली रीड करते हुए प्रिंट कर देगा एज ए नॉर्मल सिंगल कोट। यही चीज अगर जावा में होती और सी प्लस प्लस में होती तो भाईजान ने एतराज उठाना था, ठीक है। एज वी ऑल नो इन जावा और इन पाइथन इफ आई हैव टू प्रिंट डबल कोटेशन मार्क्स और अ सिंगल कोटेशन मार्क्स तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, एस्केप कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। बैकस्लैश के साथ हम यूज करते हैं, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश सिंगल कॉमा, बैकस्लैश डबल कॉमा, याद है? एग्जैक्टली पाइथन में भी है वो चीजें, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन पाइथन कहता है कि यार इतना टेंशन लेने की नौबत नहीं है। अगर आपने डबल कोटेशन मार्क्स यूज कर दिए शुरू में और आखिर में, अब इसका मतलब भाई आप स्ट्रिंग बना रहे हो, अब इसके दरमियान में जो भी चीज आएगी मैं प्रिंट कर दूंगा, फिलहाल उसके टेंशन में मत जाओ। इवन मैंने सिंगल कॉमा लिख दिया, ठीक है, ये सिंगल कॉमा आ भी गया,
पाइथन ने कहा कोई मसला नहीं है, ये मैं प्रिंट कर दूंगा, तो इसका आउटपुट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको पूरी स्ट्रिंग एक इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर रख दी है, तो इसीलिए हम डबल कोटेशन यहां से स्टार्ट की, डबल कोटेशन एंड की, और फिर एक कोड यहां स्टार्ट हुई, एक कोड यहां स्टार्ट हुई। ये चीज भी लीगल है पाइथन के अंदर, ठीक है। हालांकि अभी हमने कहा कि आप पूरी स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशंस में लिख सकते हो, तो उसूलन ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यहां पे गड़बड़ होनी चाहिए। यार ये अलग स्ट्रिंग आ गई, इसका मतलब स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग आ गई, इसका मतलब स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग आ गई। लेकिन क्योंकि आउटसाइड पे एक मेन स्ट्रिंग आ गई डबल कोटेशन वाली, तो पाइथन बोलेगा कोई मसला नहीं है, अंदर वाली जो सिंगल कोड्स है वो उसको एज इट इज सिंगल कोड के तौर पे प्रिंट कर देगा, विदाउट द नीड ऑफ यूजिंग द एस्केप सीक्वेंस और बैकस्लैश n जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे वो भाईजान सीधा सीधा इसको प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। अगर मेन स्ट्रिंग आपकी सिंगल कोटेशन से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग और एंडिंग, और स्ट्रिंग के अंदर फिर आपने डबल कोटेशन दे दी, स्ट्रिंग इनसाइड एन स्ट्रिंग, तो पाइथन इसको भी इग्नोर करते हुए, क्योंकि आउटसाइड स्ट्रिंग है, तो इनर वाली स्ट्रिंग को इग्नोर करके सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन दोनों को प्रिंट कर देगा। ये एक बड़ी आसान सी सहूलत स्ट्रिंग के अंदर दी गई है। और यहाँ पे अगेन अगर एमसीक्यूज में हम पूछें, और यूजुअली प्रोग्रामिंग टेस्ट के अंदर, इंटरव्यू टेस्ट के अंदर, एंट्री टेस्ट जहां पे होते हैं, वहां पे इस तरह के एमसीक्यूज भरे आते हैं। और ये वो कॉन्सेप्ट समटाइम्स ज़हन से निकल जाता है, क्योंकि प्रोग्रामेटिकली मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस आउटपुट पे एरर जनरेट करेंगी। व्हाई? बिकॉज ये स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग आ गई। पाइथन के अंदर इसमें इशू नहीं आता, आई थिंक शायद जावास्क्रिप्ट के अंदर भी नहीं आता, ठीक है। तो पाइथन के अंदर अगर मैं ये चीज लिख रहा हूं, कोई एरर नहीं है। जावा के अंदर एरर होगा, सी प्लस प्लस के अंदर एरर होगा, क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैकस्लैश स्ट्रिंग, अदरवाइज उसको काउंट नहीं करते। तो वो जावा के अंदर स्ट्रिंग स्टार्ट हुई और यहां पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है, तो स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग को ऐसे नहीं उठाता, बैकस्लैश देना लाजमी हो जाता। पाइथन के अंदर कोई एरर नहीं है। तो ये दूसरी एक चीज है जो हमें स्ट्रिंग के बारे में ज़हन नशीन करनी है, कि जब हम बात करते हैं कि पाइथन के अंदर डबल कोटेशंस भी अलाउड है, सिंगल कोटेशंस भी अलाउड है, इसका मतलब ये भी है कि मैं स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग दे सकता हूं, एज लॉन्ग एज मैं स्विचिंग जरूर रखूं। डबल कोटेशंस हैं, उसके अंदर हमने सिंगल कोटेशंस डाल दी, अलाउड है। सिंगल कोटेशंस है मेन, उसके अंदर डबल कोटेशंस डाल दी, अलाउड है, नो प्रॉब्लम। एक तरफ डबल कोटेशन दी, फिर डबल कोटेशन एंड की, फिर सिंगल कोटेशन स्टार्ट की, फिर सिंगल कोटेशन एंड की, यहां पे गड़बड़ आ जाएगी। फिर वो बोलेगा नहीं यार ये डबल कोटेशन यहां पे खत्म हुई, बीच में फिर आपने कॉमा या प्लस ऐड जरूर करना है, ठीक है। तो वो सीक्वेंस सिर्फ ज़हन नशीन करनी है। इसी तरीके से हम स्ट्रिंग्स के ऊपर अगेन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये कॉन्सेप्ट आता है, वी कंसीडर स्ट्रिंग एज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ये कि जब स्ट्रिंग एक दफा बन गई तो वो बन गई, अब उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप तब्दील करोगे तो बेसिकली उसका स्ट्रिंग का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इंटीजर डेटा टाइप इज नॉट इम्यूटेबल, मीनिंग कि जब मैंने इंटीजर x इज इक्वल्स टू 10 किया ना, तो मेमोरी में एक वेरिएबल की स्पेस क्रिएट हो गई, वहां पे 10 वैल्यू आई, फिर मैंने उस x को 20 कर दिया, ठीक है। अब मैंने x की वैल्यू को चेंज कर दिया, तो क्या होगा कि प्रोसेसर x की वैल्यू उठाएगा, उसने कहा अच्छा तब्दील हो गई, तो उसी मेमोरी में जाएगा, उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा 20 में, ओवरराइट कर देगा, अब नई वैल्यू आ गई। तो हम कहते हैं कि एक स्ट्रिंग वेरी ऑब्जेक्ट बनाया, अब आप इंटीजर ऑब्जेक्ट, उसको चेंज किया, वैल्यू चेंज हो गई, फिर उसको स्ट्रिंग इंटीजर को चेंज किया, वैल्यू चेंज हो गई, सेम मेमोरी में। लेकिन जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं, तो हमने कहा स्ट्रिंग पहले मैंने बनाया हेलो, ठीक है। तो जब स्ट्रिंग s इज इक्वल टू हेलो हमने बनाया, अब फिर उसको मैंने चेंज कर दिया, हेलो वर्ल्ड कर दिया, तो अब यहीं पे अपडेट नहीं होगा, अब उसके लिए एक नया मेमोरी क्रिएट होगी और अब नई जगह पे हेलो वर्ल्ड बनेगा। वो जो था वो सब बन चुका, अब वो गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा, अब नया वेरिएबल क्रिएट। व्हाई? बिकॉज स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ एरे, उसके लिए एक नया सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, नई मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, न्यू इंडेक्सिंग बनानी पड़ती है, तो उसकी पूरी जो इंडेक्सिंग एलिमेंट्स हैं वो फिर दोबारा से नए सीक्वेंस से बनेंगे। उसके लिए सिस्टम क्या करता है, उस स्ट्रिंग को एक दोबारा से नए सिरे से बनाकर एक नई मेमोरी एलोकेट कर देता है। इस चीज को हम कहते हैं इम्यूटेबल। ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एमसीक्यू और इंटरव्यू क्वेश्चंस में आता है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड। शायद डेवलपिंग में इतना हमें इसका इफेक्ट ना नजर आए, लेकिन ये की कॉन्सेप्ट है कि यार स्ट्रिंग्स पाइथन के अंदर आर इम्यूटेबल, बट दैट मीन दैट व्हेन आई चेंज अ स्ट्रिंग इंटरनली वो न्यू मेमोरी बन जाती है, उसकी उसका नया वैल्यू ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक। और बिकॉज हम उसको कहते हैं कि यार स्ट्रिंग इज एरे,
उसको हम प्रोसेस भी कर सकते हैं। अब ये चीज पाइथन में अलाउड है। पाइथन कहता है कि अगर आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की हेलो वर्ल्ड, अगर आपने उसका वेरिएबल को प्रिंट किया तो पूरा का पूरा वेरिएबल वैल्यू प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। लेकिन क्योंकि हमने कहा कि यार इंटरनली वो एक एरे के तौर पे काम करता है, तो आप डायरेक्टली विदाउट एनी लूप और एनीथिंग, कुछ कन्वर्ट किए बगैर, यू कैन राइट ए स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडेक्स वैल्यू 0, तो वो 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो प्रिंट करके यहां प्रिंट देगा। नाउ वी ऑल नो दिस थिंग अबाउट एरेज, दैट एवरी एरे एलिमेंट हैज एन इंडेक्स नंबर। ठीक, एरे के हर एलिमेंट के ऊपर एक इंडेक्स नंबर आता है। बाय दिस वी मीन कि जब मैं स्ट्रिंग बनाता हूं, अगर ये एरे है तो H 0 इंडेक्स पे होगा, E 1 इंडेक्स पे होगा, L 2 इंडेक्स पे होगा, दूसरा L 3rd इंडेक्स पे होगा, O 4th इंडेक्स पे होगा। हर कैरेक्टर एरे के अंदर एक मखसूस इंडेक्स नंबर पर होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो एवरी टाइम यू डिक्लेयर एन एरे, इट्स असाइंड अ इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। यही चीज आगे हम लिस्ट में, एरेज में और डिस्कस करेंगे पाइथन के अंदर। लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग भी इंटरनली एरे के तौर पे बिहेव करती है, तो यहां भी हमारे पास वही कॉन्सेप्ट आ जाता है। हेंस यू कैन वेरी इजीली राइट स्ट्रिंग वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रिंग 0:5, अब ये चीज पाइथन जावा में नहीं होती। व्हाट दिस मींस कि जब 0:5 आप लिखोगे, 0:5 का मतलब ये हुआ कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो, 5th इंडेक्स तक जाके जाओ। तो ये 0 1 2 3 4 और 5th इंडेक्स स्पेस रहा, तो ये 5th वाला नंबर एक्सक्लूसिव होता है। इसको छोड़ के बाकी के जो जितने डिजिट्स हैं वो हेलो हमें प्रिंट करके यहां पे दे देगा। ये स्ट्रिंग के अंदर एक और ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगेन मोर अबाउट दिस इन डिटेल आई विल डिस्कस लेटर ऑन व्हेन वी टॉक मोर अबाउट एरेज और उसके एग्जांपल्स पे। ठीक है, तो स्ट्रिंग बनाई, उसको किसी भी वेरिएबल को असाइन किया, हमने सिंपली प्रिंट करा दिया, तो वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमें प्रिंट करके दे देगा। फिर आ जाते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग के ऊपर। मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब यह हुआ कि अगर आपको मल्टीपल लाइंस ऑफ स्ट्रिंग लिखनी है, वो आप एक के अंदर भी एक ही लाइन पे लिख सकते हैं, लेकिन वो सारी की सारी एक लाइन पे आएगी। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं यार, ये जो मैंने एंटर यहां पे प्रेस करके नहीं पे आया हूं, फिर एंटर प्रेस करके न्यू लाइन पे आया हूं, फिर एंटर प्रेस करके न्यू लाइन पे आया हूं, आउटपुट में भी मुझे हर लाइन ये टेक्स्ट जो है ना न्यू लाइन पे नजर आए, उसके लिए हम कहते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। जावा में ये चीज नहीं है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग आपका एंटर को वो रीड करेगा कि ये न्यू कैरेक्टर आपने प्रेस किया। जावा में मुझे न्यू लाइन के लिए क्या करना पड़ता था, \n, मैं स्ट्रिंग लिख के \n इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर अ न्यू लाइन। यहां पे एंटर, लेकिन एंटर उस सूरत में जब आप ट्रिपल कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल कर रहे हो, जब आप ट्रिपल कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इज इक्वल्स टू ट्रिपल कोटेशन मार्क्स स्टार्टिंग में, ट्रिपल कोटेशन मार्क्स एंडिंग में, नाउ इट बिकम्स अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो आप स्ट्रिंग लिखो एंटर, स्ट्रिंग लिखो एंटर, स्ट्रिंग लिखो एंटर, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो पाइथन में हमारे पास अलाउड किया हुआ। इसको जब आप प्रिंट करोगे एज इट इज पूरी स्ट्रिंग हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। इसी तरह से स्ट्रिंग्स आर कंसीडर्ड एज एरे, ये बात ऑलरेडी मैं अभी कर आया कि जब हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, एवरी एलिमेंट इनसाइड दैट स्ट्रिंग इज कंसीडर्ड एज एन एरे एलिमेंट। ठीक है, आई थिंक स्लाइड आगे पीछे हो गई। इसी तरह से कुछ और अब कॉन्सेप्ट्स हैं, यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। या बाकी 2-3 और स्लाइड्स हैं, ये टॉपिक पूरा करूं मैं? ठीक है, चल लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक, 5 मिनट और मैक्सिमम। ठीक है, सो लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग, बिकॉज स्ट्रिंग को हम कहते हैं कि यार वो एरे है, मींस उसका हर कैरेक्टर अलग अलग मेमोरी में सेव हो रहा है, तो मैं उसके हर कैरेक्टर को अलग अलग ट्रैवर्स भी कर सकता हूं। ट्रैवर्स से मतलब ये कि मैं एक एक कैरेक्टर को पकड़ के अलग अलग रीड करूंगा। ठीक है, उसके लिए हम फिर लूप यूज करते हैं। नाउ डोंट वरी अबाउट लूप्स, वी विल कम इनटू दैट लेटर ऑन। आई थिंक 3rd वीक के अंदर वी विल स्टार्ट वर्किंग विद लूप्स एंड इफ एल्स 3rd से 4th वीक के अंदर। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पाइथन के अंदर अब लूपिंग थोड़ा से मुख्तलिफ है। ठीक है, ये वो लूप्स हैं जो जावा में नहीं है, तो थोड़ा सा मे भी कंफ्यूजिंग लगे इनिशियली, बट बेयर विथ मी। क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक एरे हो गया, मैं कह दिया ठीक। अब इस एरे को ट्रैवर्स करने के लिए हम फॉर का लूप यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर इन लूप। ठीक है, इसको हम कहते हैं इट्स अ फॉर इन लूप।
फॉर इन का मतलब ये कि हमने कह दिया भाईजान लूप लगाओ फॉर, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हरू का एक्स, ठीक है, ये हरू का एक्स हमने डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने वर्ड यूज किया इन, यहां पे फॉर भी कीवर्ड है, लव्स इन भी कीवर्ड है, ठीक है, और फिर हमने स्ट्रिंग दे दी इज इक्वल्स टू बनाना, ठीक है। फिर भाईजान को कॉलन लगा दिया। कॉलन का मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट अभी कंटिन्यू है, ठीक है, कॉलन का मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट अभी कंटिन्यू है, हमने कह दिया ठीक। फिर नीचे आए और अब इंडेंटेशन दी, क्योंकि ये स्टेटमेंट कंटिन्यू है, इट रिप्रेजेंट्स अ ब्लॉक, और पाइथन के अंदर ब्लॉक के लिए हम स्पेस देते हैं, इंडेंटेशन जिसका हम कहते हैं। तो अब इंडेंटेशन देने के लिए स्पेस लगाया और फिर मैंने कह दिया प्रिंट एक्स, बस, ओके। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा यार एक लूप लगाओ, ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर उठाओ और एक्स वेरिएबल के अंदर सेव करो और उसको प्रिंट कर दो। इतनी बड़ी बात 2 लाइनों में लिख ली गई, इसीलिए हम कहते हैं पाइथन जावा से बहुत आसान है, ठीक है। क्यों? अब यार बात समझो, यही चीज अगर मुझे जावा के थ्रू करनी होती तो मैं फॉर x इज इक्वल्स टू 0, x इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ x प्लस प्लस ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर ब्रैकेट 0 इंडेक्स, फिर x को लूप लगाता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x ब्रैकेट में उसकी 0 इंडेक्स, ताकि हर कैरेक्टर को ट्रैवर्स करे। पाइथन ने कहा ना, फॉर इन लूप लगाओ, फॉर x इन, मतलब इस एक लाइन के अंदर उसने सारा काम ऑटोमेटिकली कर दिया। इस एक लाइन के अंदर उसने सारी चीजें खुद ब खुद कर दी कि भाईजान ये रही स्ट्रिंग, एक कैरेक्टर उठाओ एक्स में असाइन करो, फिर दूसरा कैरेक्टर उठाओ एक्स में असाइन करो, फिर तीसरा उठाओ एक्स में असाइन करो। कैसे? मैंने इन लगा दिया, ये इंटरनली सारा कोड उसने खुद सेटअप कर दिया। अब जब एक्स में असाइन किया तो नीचे आके उस एक्स को प्रिंट कर दिया, फिर अगला कैरेक्टर उठाओ एक्स में असाइन करो, नीचे आके प्रिंट करो, बस। So this simplifies the code to a greater extent. Got it? Okay. So as I said, please do not confuse for now. मैं अभी for नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि हम स्ट्रिंग के कंटेंट को इजिली ट्रैवर्स कर सकते हैं। अभी कराने मतलब है कि लैब के अंदर एक आधा 2 प्रोजेक्ट्स हैं, 1-2 टास्क है, सॉरी, वो इस लूप को शायद यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से लेंथ का एक फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, एवरी प्रोग्रामिंग हैज इट, जहां भी एरेज आते हैं तो जावा के अंदर भी LENGTH लेंथ करके फंक्शन है जो हमें स्ट्रिंग की लेंथ देता है। पाइथन के अंदर सिर्फ LEN करके एक फंक्शन है, तो LEN फंक्शन आ जाता है ए, जो आपकी स्ट्रिंग के फंक्शन को निकाल के दे देता है, ठीक है। तो जहां कहीं आपको पता करना है कि यार इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, उसके लिए हम लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं। इस तरह से स्ट्रिंग के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं जो भी हम और आगे करते रहेंगे वक्तन पर वक्तन। फिलहाल ये सिंपल से 1-2 फंक्शंस आ गए हमारे पास। इसी तरह से चेक स्ट्रिंग, ये सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग मौजूद है टेक्स्ट की, ठीक है, मैंने कह दिया यार ये टेक्स्ट स्ट्रिंग आ गई, हमने कहा आ गई, इसके अंदर लिखा हुआ है द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री। अब मुझे इसमें सर्च करना है फ्री वर्ड, तो हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया भाई प्रिंट फ्री इन TXT, बस। ये इन का जो कीवर्ड है ना, ये बहुत, ये भाईजान क्या कर रहा है, ये जो इन का कीवर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये इन का कीवर्ड लूप के अंदर भी इस्तेमाल किया तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर गया, एक एक आइटम उठा के ले आया। यहां पे लूप से बाहर जनरली कहा यार ये स्ट्रिंग है, क्या ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में मौजूद है कि नहीं है। ये इन का कीवर्ड पूरी सर्चिंग कर रहा है, हमें और कोई एल्गोरिथम लगाने की नौबत ही नहीं है। ये इन के कीवर्ड ने बताया कि जो स्ट्रिंग आप ढूंढ रहे हो फ्री वाली, वो इस वेरिएबल वाले के अंदर आया मौजूद है या नहीं है। सिंपल एज दैट। इतनी इजीली हम सर्चिंग कर रहे हैं, तो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स कि हाँ ये वाकई मौजूद है या नहीं। बात समझ में आई? सो स्ट्रिंग के ऊपर ही एक और ऑपरेशन है पाइथन के अंदर, स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन है सर्चिंग का। यही चीज अगर आप जावा में करना चाहो तो आपको वो पूरा कोड लिखना पड़ेगा, लूप करना पड़ेगा, एक एक वर्ड को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, वर्ड की वैल्यूएशन को चेक करना पड़ेगा। 4 से 5 लाइनों का कोड है, पाइथन के अंदर वो एक लाइन में आ गया। इसीलिए हम कहते हैं पाइथन के अंदर बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको कंडीशन के अंदर भी लगा सकते हो, अगर ये वर्ड इस टेक्स्ट के अंदर मौजूद है तो उसके नतीजे में ये चीज प्रिंट करो। तो हमने यहां पे लगा दिया कि इफ ये टेक्स्ट मौजूद है तो उसको प्रिंट करो, वरना जो है आप वापस, ठीक है। अगेन इफ फॉर हम बाद में आके डिस्कस करते हैं क्या चीज है। तो इसका आउटपुट हमारे पास आ जाएगा यस इट्स फ्री। तो स्ट्रिंग दी इफ फ्री इन टेक्स्ट,
तो फ्री इन टेक्स्ट का मतलब ये कि अगर ये वर्ड फ्री इस टेक्स्ट में मौजूद है, कॉलन स्टेटमेंट कंटिन्यू है, ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती है, नेक्स्ट लाइन स्पेस दे दिया या इंडेंटेशन कह लें, और फिर आपने प्रिंट करा दिया जो प्रिंट कराना है। तो इफ की कंडीशन के अंदर ये अलग सिंटेक्स है पाइथन से, पाइथन में जावा से, ठीक है। फाइनली चेक इफ नॉट, जैसे सर्च करने के लिए है तो ये रिवर्स में आ जाता है, नॉट ऑपरेटर कहता है कि सर्च करो कि क्या ये इसमें मौजूद है कि नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे स्ट्रिंग लिख दी, टेक्स्ट बेस्ट थिंग इन लाइफ, प्रिंट एक्सपेंसिव वर्ड नॉट इन टेक्स्ट, क्या ये लफ्ज इसमें मौजूद नहीं है? तो हाँ, ये इसमें मौजूद नहीं है, सही कह रहे हो, ठीक है। इसीलिए ये रिवर्स वाला आ जाता है। तो जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास नॉट का एक ऑप्शन आता है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। यहां भी वही चीज है कि ये लफ्ज इसमें मौजूद नहीं है, तो उसने ट्रू रिटर्न किया, हाँ यार ये वाकई इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। जैसे मैं पूछता हूं कि बात समझ में तो नहीं आई, मैंने कहा नहीं सर आ गई, राइट, तो नहीं सर आ गई। तो ये नॉट का ऑपरेटर हमने यहाँ पे लगाया ताकि बात दोनों को समझ में नहीं आई कि पूछा क्या, राइट। सो ये फाइनली हमारे पास एक नॉट का हो गया। सो दीज आर फ्यू ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग। देयर आर टास्क्स दैट वी विल बी डूइंग, दैट विल बी बेसिकली एक्सप्लोरिंग दिस। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। नाउ नेक्स्ट आई डू encourage you to go and study these concepts little bit more in detail. जो रेफरेंसेस मैंने यूज किए हैं वो W3 स्कूल वेबसाइट से हैं, कुछ बुक्स है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पाइथन फॉर एवरीबॉडी कर एक और मटेरियल है जिसको मैं यूज कर रहा हूं, एंड दिस विल बी फ्रॉम देयर एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक्चुअली मेरे पास कुछ एग्जांपल्स थे, वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तो कुछ अभी जितने टास्क किए थे उसके 4-5 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है।